हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार नेशनल यूथ एकेडमी में। दोस्तों, हम लेकर आते हैं 12th के जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के हैं, 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर ट्रिक वाइज, टाइप वाइज हम आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल बिल्कुल फ्री क्लासेस में यहाँ पर कराते हैं, जिसमें पीडीएफ वगैरह आपको सब फ्री में मिल जाती है। दोस्तों, डाउट ग्रुप में हम डाउट डिस्कशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक में लेकर आए ओम्स लॉ। एग्जाम्स में एग्जामिनर की पहली पसंद होता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की शुरुआत करते हैं क्लास की इन दो शब्दों के साथ। ध्यान से सुनिएगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मन के साथ आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करनी है। कहने का मतलब है, आप कई बार गिरेंगे, कई बार चढ़ेंगे। दोस्तों, हारना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में है 95 प्लस मार्क्स लेकर के आना, तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ हट करके आपको चलना पड़ेगा। जो बाकी बच्चे आपके यार दोस्त हैं, उनसे कुछ अलग मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जिस मेहनत में हमारी पूरी टीम आपके साथ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें जरा, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हमने निकाल दिया था, और फॉर्मूला हमारा क्या गया था। अगर हम बात करें डी बराबर I/NE, इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना। जहां पर ये VD क्या था, अनुगमन वेग, और I क्या था, विद्युत धारा, A क्या था, क्षेत्रफल उस तार का, है ना, जिसको हमने चालक बोला है, और N क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या था, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, यानी 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है। अब आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जरा। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए जरा। आज का क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम, ठीक है, यानी ओम्स लॉ। पहले समझ लेंगे, बाद में नोट करेंगे सभी, ठीक है। अब ये ओम का नियम क्या होता है अगर हम बात करें। देखो, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक थ्योरी दी, है ना, और उन्हीं के नाम पर उस थ्योरी को बोल दिया गया ओम्स लॉ, ठीक है। अब ये जो नियम है, ये थ्योरी हमको क्या बताती है, ये विभवांतर और बहने वाली धारा के बीच में संबंध बताती है, ठीक है। कैसे, देखो जरा। अगर इस नियम की हम माने तो देखिए जरा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ध्यान रखेंगे आप, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, तो चालक के सिरों के बीच, इसको ध्यान देंगे बात पर आप, उत्पन्न विभवांतर। भाई, दो बिंदुओं के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसका नाम विभवांतर होता है, हम जानते हैं। और चालक जो होगा कहीं से शुरू होगा, कहीं पर खत्म भी होगा, तो दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसमें प्रवाहित धारा यानी कि I के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही क्या है, ओम का नियम, यही ओम का नियम है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे आप कैसे। मान लिया हमारे पास कोई चालक है, चालक कौन होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट अपनी स्टार्ट करते हैं, इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं, और उनके भागने से ही क्या होता है, करंट शुरू हो जाता है, बहना धारा, ठीक है। अब देखो जरा कैसे। तो ओम के नियम में बताया गया
कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा V, वो किसके समानुपाती होगा? बोलो, समानुपाती का चिन्ह ये होगा और धारा के समानुपाती होगा। यही तो बात उसने हमें बताई है कि विभवांतर वोल्ट जो होंगे वो एम्पियर के समानुपाती होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आप विभवांतर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, उतने ही I के मान में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। या फिर अब I के मान में जो इंक्रीज करेंगे वही V के मान में भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहां से ध्यान देंगे आप, जब इस समानुपाती को हटा के बराबर लगाया जाएगा तो एक कांस्टेंट क्या लेंगे? R। और यहां से ध्यान रखेंगे क्या, जहां R एक समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बोलो, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये तो 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध। और याद रखना ये जो R है, समझ में आ रही है? इसी का नाम क्या है? प्रतिरोध। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे भी, है ना। और ये प्रतिरोध हमेशा क्या करता है? धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि प्रतिरोध धारा के प्रवाह में, धारा के बहने में विरोध उत्पन्न कैसे करता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। आपने घर में देखा होगा पंखा चल रहा है, ये लाइट चल रही है, समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर कितनी mm का तार यूज कर रहे हो? देखो कितना पतला तार यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पतला वायर यूज किया जा रहा है ना। और अगर आप अपनी स्ट्रीट में जो खंबे से जो लाइट आ रही है आपके घरों में, उस तार को देखेंगे तो क्या वो इससे मोटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और अगर आपने देखा हो कई बार कि जो आपके खेत होते हैं, खेतों के ऊपर 11,000 की वोल्टेज जाती है 11,000 की, 33,000 की, उसके तार कितने मोटे होते हैं? ये मोटे मोटे तार होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जिस उपकरण में आपको जितनी धारा चाहिए उसके अनुसार ही आपको तार लेना पड़ेगा। अगर उस मोटे वाले तार को 33,000 लाइन वाला जो तार है, अगर मैं यहां लगा दूं है तो क्या होगा? बिजली का बिल ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। क्योंकि ज्यादा धारा लेगा ना तार। और जब इस पतले से तार से काम चल रहा है तो वो क्यों लगाएंगे आप? अगर इस पतले तार को वहां लगा दूं मैं 33,000 की लाइन पे तो क्या होगा? हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो धारा इसके बजट से बाहर है। ये धारा कितनी ले सकता है? 440 तक इसकी कैपेसिटी है। समझ में आई बातें? क्लियर है? चलो, तो ये ओम का नियम समझ में आ गया आपको? क्लियर है इतनी बात? अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे देखो जरा। इसका यहां पर डालेंगे आप ओम के नियम का सत्यापन। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक दिन में एक ही पॉइंट पढ़े कोई दिक्कत नहीं। आपने आज एक ही हेडिंग पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसको जब तक घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे आप तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। समझ में आ रही बात या नहीं? रिवाइज जरूर करना है घर जाके। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक भी दिन मिस किया तो सब कुछ उड़ जाएगा सिर पे से। ठीक है, चलो अब हमको ये प्रूफ करना है कि V बराबर किसके होता है? IR के होता है। क्लियर है? तो हमको सबसे पहले एक तार लेना पड़ेगा जिसकी लंबाई माननी पड़ेगी और उसमें बहने वाली धारा भी माननी पड़ेगी, है ना। देखो जरा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जरा। माना एक चालक तार की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और तथा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, और क्या मानना पड़ेगा बताना जरा। V उत्पन्न विभवांतर V तथा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। Vd का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप जानते ही हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपने मान ली। अब मुझको एक बात बता दो जरा, वी नो दैट इस Vd का फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा। इस Vd का फॉर्मूला अभी बताया मैंने स्टार्ट में ही आपको, Vd बराबर I अपॉन NEA। समीकरण नंबर 1 बना लिया आपने इसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने एक मान Vd का निकाल लिया अपने पास से, क्लियर है। अब एक दूसरा मान और निकाल दूंगा, भाई ये भी Vd का मान है और एक Vd का मान यहां से आ जाएगा, तो क्या दोनों Vd के मान बराबर होंगे आपस में, नहीं होंगे? बताओ जरा, बोलो, दोनों Vd के मान आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे ना, दोनों Vd के मान आपस में बराबर। चलो तो अब देखो जरा कैसे निकालेंगे, दूसरा मान कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान देंगे आप। अब देखेंगे दूसरे पर आ जाए, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से समझेंगे एक बात को, E का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर V अपॉन R होता है कि नहीं होता है? बताओ जरा। होता है ना, E और V में संबंध। अब देखें जरा यहां से, तार की लंबाई मैंने कितनी बोली है दोस्तों? R की जगह क्या लेंगे, बोलो L। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो जरा, यहां से E बराबर V अपॉन आपका L आ गया। और देखो जरा, अब यहां से अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, चूंकि लगने वाला बल, बताना जरा, अगर इस चालक तार पे मैं बल लगाऊं तो कितना बल लगेगा यहां से, बोलो, तार पर कितना बल लगेगा? F बराबर EQ होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला? अरे होता है ना। E बराबर F बराबर A इंटू Q होता है ना। चलो इस F का फॉर्मूला खोलेंगे M इंटू A। भाई खोल सकता हूं ना F का फॉर्मूला? पता है ना सभी को। और E बोलो ऊपर से कितना है आपके पास? और इलेक्ट्रॉन की बात है तो आवेश कितना हो जाएगा, बोलो? E हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखें यहां से जरा, यहां से एक काम कर लें आप, A को निकाल दें और ये कितना आ जाएगा? V अपॉन L इंटू E बटे M। ये भी समीकरण नंबर क्या बन गया आपकी? यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली है, बताना जरा। A की वैल्यू निकाली है। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात सही है। चलो अब यहां से देखें जरा, एक बात ध्यान देंगे आप, क्योंकि क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, बताना जरा। श्रांतिकारी टोए कहते हैं। भाई बात समझ में आ पा रही है नहीं? ठीक है। अब देखिए जरा, टोए कहते हैं, तो यहां से आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए जरा, गति के प्रथम समीकरण से बोलो V बराबर कितना होता है? U प्लस AT। अरे होता है कि नहीं? बताना जरा। V बराबर कितना होता है? U प्लस AT। ठीक है। चलो अब यहां से देखो जरा, V की जगह क्या आ जाएगा, बोलो? VD आ जाएगा। और U कितना बनेगा, बोलो जरा? है जी, स्टार्टिंग कितना था? 0। और A कितना आएगा, बोलो यहां से? समझ में आ रही है बात? और ये T की जगह क्या आएगा, बोलो? समय। समय है नहीं, टोए। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, समय कितना है? टोए। तो T की जगह क्या यूज होगा? टोए यूज होगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए जरा इससे आगे, ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास? Vd का फॉर्मूला आ गया।
और वी डी बराबर आ गया आपके पास v इंटू ई अपॉन एल इंटू एम और इंटू समीकरण नंबर 3 बन गई। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझ इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ से आगे देखें जरा क्या करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखो फर्स्ट में वी डी का मान कितना है? आई अपॉन, और थर्ड में वी डी का मान कितना है बोलो, है कि नहीं? तो बोल बताना जरा से कितना है? आई अपॉन एन ई ए, और यहां से कितना है बोलो? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो जरा, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो एक काम कर लो, अब देखो जरा, हमको बचाना क्या क्या है पहले ध्यान रखना। हमको v, i और r बचाना है। r तो कांस्टेंट है, तो मेनली हमको v और i पर फोकस करना है। v कहाँ है बोलो? ये रहा, और i कहाँ है? ये रहा, है ना? तो एक काम कर लो, इसको एक काम करो आप, ये v है ना यहाँ पर, इस i को उसके नीचे ले आओ। कोई दिक्कत किसी को? आ रही है बात समझ में? अब इधर पहले से क्या है बोलो? एन ई ए है ना? इस एल इंटू एम को उधर पूछाओगे तो ऊपर आ जाएगा। अरे ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर क्या बचा? ए इंटू टॉय, इसको नीचे भेजो, तो ई का क्या हो गया बोलो? ई स्क्वायर और इंटू यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही है बात या नहीं? इसको आप ऐसे कह सकते हो, इस आई को ही रहने दो, इससे भी काम चल जाएगा। v बराबर देखो, इस i को तो आप अलग निकाल दो, बाकी सारी चीजें अलग ले लो। m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टॉय। देखो जरा, जहां m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉय क्या है बोलो? एक नियतांक है। अब आप बोलेंगे जी कैसे नियतांक है? बताओ कैसे नियतांक है? देखना जरा, सामने आ जाओ। m क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल सकते हो? नहीं, तो कांस्टेंट हुआ। l क्या है? चालक की लंबाई। कहीं पर बदली पूरे सवाल में? नहीं बदली ना, तो इसका मतलब बदल नहीं सकते, कांस्टेंट हो गया। n क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदल सकते, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कांस्टेंट है। क्षेत्रफल नहीं बदला, तो ये क्या हो गया? श्रांति काल सेम रहेगा। तो सारी की सारी चीजें कौन सी हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते? इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? नियतांक कहलाएंगे। आगे बात समझ में? और इसी नियतांक को क्या बोलेंगे आप? इसी को आप क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? v बराबर आई पहले से ही है, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? आर, और फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास बोलो? v बराबर, और यही का है ओम का नियम है। और ये नियम केवल उन्हीं चालकों पर निर्भर करेगा जिन चालकों का क्या होगा? बताओ जल्दी से। जिन चालकों की क्या बताया आपको? भौतिक अवस्थाएं स्थिर होंगी। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? भौतिक अवस्थाएं, जिनकी भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको कल बताया था क्या होता है? हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट होता है ना, या आउटर से हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हमारे बिहेवियर है, वो सब क्या आते हैं? फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? अब बोलो जरा सामने, बोलो ओम का नियम। आवाज आनी चाहिए तेज मुझ तक। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखो बोलो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तो क्या बताया उसने आगे? चालकों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। समझ में आई बात? बोलो v समानुपाती आई, v बराबर आई आर, जहां r जब तक बोलोगे नहीं तब तो कुछ याद होने वाला नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, समझ में आ रही बात या नहीं? जितना ज्यादा बोलेंगे और लिखेंगे उससे ज्यादा प्रैक्टिस होगी। मैं तभी तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, और घर जाके आप अगर 24 घंटे में एक टॉपिक भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है पढ़ना। अगर एक हेडिंग आप याद नहीं कर पा रहे, समझ में आ रही बात या नहीं? 7 दिन में चैप्टर ही होगा मुट्ठी में, और ऐसे वाला मुट्ठी होगा कि 6 महीने तक भूलोगे नहीं।
तो तुम खुद डिसाइड कर लो। वो पढ़ने में बढ़िया है कि एक दिन में चैप्टर खत्म कर दिया और 4 दिन में भूल गए, या फिर ये तरीका सही है 6 दिन चैप्टर पढ़ा और 7वें दिन चैप्टर मुट्ठी में। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? इसको जल्दी कॉपी करो।